बहुत संक्षिप्त में मैं आपसे कुछ कंसेप्चुअल बातें कहना चाहता हूं, क्योंकि हर एक के पास काफ़ी विस्तार से बहुत मसौदे हैं कहने के लिए कि क्या हो रहा है आज देश में। बहुत वेरी क्विकली वी अंडरस्टैंड कि फेडरलिज्म का मकसद क्या है। बहुत सारी थियरीज हैं फेडरलिज्म के बारे में। फेडरलिज्म को बहुत तरीके से समझाया गया है, बट कमोबेश लोग ये मानते हैं कि फेडरलिज्म यूनाइटेड स्टेट्स का और फेडरलिज्म भारतवर्ष का बहुत अंतर है इन दोनों में। अभी रागिनी जी ने कहा कि हम एक यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, यानी कि बहुत सारी स्टेट्स जो प्रयास हुए थे आज़ादी के समय, जो प्रयास हुए थे, बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स को इकट्ठा करके एक देश बनाया गया। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि हमने जब ये कहा तो हमने ये नहीं माना कि भारत एक राष्ट्र है, भारत एक नेशन है। भारत को समझना और भारत को एक नेशन मानना ये एक अलग हमारी भावना है। और ढांचा जो है, जो स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्वयं यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा है। तो जब यूनियन बनता है, जब दो लोग एक साथ आते हैं, जब किसी युग में अलग अलग लोग साथ मिलते हैं, साथ आते हैं, साथ बैठकर बात करते हैं, संवाद करते हैं और फिर कुछ निर्णय लेते हैं कि हम एक साथ काम करेंगे, तो वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट होता है। हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट क्या होता है, कि हर एक के उसमें कुछ अधिकार होते हैं, कुछ लेन देन होता है, कुछ आप प्रस्तुत करते हैं, कंसिडरेशन जिसे कॉन्ट्रैक्ट में कहते हैं, कि क्या बुनियाद होती है, क्या व्यवस्था कैसी होती है, जिसके आधार पे ये कहा जा सके कि अब ये जो संधि है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये बाइंडिंग है। उसी तरह से जब विभिन्न प्रांत एक साथ आते हैं और एक समय में बैठकर ये कहते हैं कि अब हम एक साथ रहेंगे, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, आइए बैठकर अपना एक संविधान बनाएं, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, तो वो बुनियाद हो जाती है उस एग्रीमेंट की। अभी 2 मिनट बाद मैं कश्मीर का उल्लेख हुआ था, तो कश्मीर के बारे में भी कुछ कहूँगा। जो भी बुनियाद होती है उसमें कोई व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। थोड़ा बहुत परिवर्तन जो उसी संधि में इंक्लूड किया जाता है, उसी कॉम्पैक्ट में अरेंज होता है, उसी को आप करते हैं। एक कहा जाता है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है सोसाइटी में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जब 2 इक्वल पीपल कम टुगेदर टू से कि हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, हमारे और आपके बीच में जो नॉर्म्स होंगे वो क्या होंगे, तो उनमें परिवर्तन की कुछ गुंजाइश हमेशा रखी जाती है। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को भी कितना रिजिड कभी नहीं बनाया जाता कि बदलते समय के साथ और बदलती सर्कमस्टांसेस के साथ उसमें परिवर्तन ना किया जा सके और उसमें आप अमेंडमेंट्स ना कर सकें, इसलिए उसमें वो गुंजाइश रखी जाती है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो अब हम अच्छी तरह जानते हैं, आप लोग सब वकील हजरात हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को उजागर बार बार किया है और इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है वो 9 जजेस का जजमेंट एसआर बोमई का जजमेंट है, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा है, बुनियादी है। फेडरल स्ट्रक्चर बुनियादी है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा है और फेडरल स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखना, हमारे जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको प्रोटेक्ट करने का है और उसको सिक्योर रखने का है। तो ये बात तो बड़ी स्पष्ट है, लेकिन आखिर पर्पस क्या है? ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि सब लोग साथ आए और एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बनी और उस यूनियन ऑफ स्टेट्स को एक्सप्रेस हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किया थ्रू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसमें अम्बेडकर जी का जो योगदान रहा और उनकी जो दूरदर्शिता रही और उनके विभिन्न सम्मानित साथियों की जो दूरदर्शिता रही, उसका उल्लेख हम लोग बार बार करते हैं और उसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर का बुनियादी मकसद क्या हो सकता है? What was the reason why we need a federal structure?
जो हमारी डाइवर्सिटी हमारे देश की है, हमारे समाज की है, हमारी सोसाइटी की है, और जिसको हम विविधता में एकता मानते हैं, जिसको हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी मानते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करना अगर है तो उसको रिफ्लेक्ट कई लेवल्स पे किया जा सकता है, बट बेसिक रिफ्लेक्शन ढांचे में, स्ट्रक्चर में, उसका फेडरल स्ट्रक्चर में ही उसका रिफ्लेक्शन आता है। हर प्रांत के, हर क्षेत्र के अपने अपने एस्पिरेशंस होते हैं, अपने अपने इंस्पिरेशंस होते हैं, अपनी भाषा होती है, रहन सहन होता है, अपनी कार्यशैली होती है, अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपना सब कल्चर होता है। उन सबको अगर सम्मिलित करना है और एक साथ रखना है तो कैसे रखा जाए, उसके लिए बेस्ट स्ट्रक्चर जो है वो आपका फेडरल स्ट्रक्चर है, और वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए एक फेडरल स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है, और वो डायमेंशन है जो आपने इसके बारे में यकीनन पढ़ा होगा। वो डायमेंशन है जिसको कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया हाल में 2-4 सालों में, और उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर बहुत पहले चर्चा हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ज़िंदगी का एक तरीका होता है, नेशनल लाइफ का एक सिस्टम होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को सम्मान देकर और कॉन्स्टिट्यूशन के दिखाए रास्ते पे चलने का अपना प्रयास हमेशा जारी रखेंगे। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको और थोड़ा सा उजागर करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू की बात करी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है। जिस तरह से हमारे जीवन में मोरालिटी होती है, हमारा रहन सहन का तरीका मोरालिटी से बाउंड होता है, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर में भी एक मोरालिटी होती है। और मोरालिटी क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग, इसका उल्लेख आपको पुत्तस्वामी में मिलेगा, जहाँ पर जस्टिस चंद्रचूड़ थे उस वक्त। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा कि 25 साल पहले मेरे पिताश्री ने, जो बाद में फिर चीफ जस्टिस भी बने थे, सीनियर चंद्रचूड़ ने ये कहा था कि हम एडीएम जबलपुर के मैटर में हमने ये कहा था कि जब फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है तो हेबियस कॉर्पस आप सुप्रीम कोर्ट के सामने या किसी हाई कोर्ट के सामने नहीं फाइल कर सकते हैं। इसको 25 साल 30 साल बाद रिवर्स किया। एक बाप के लिए हुए फैसले को उसके सुपुत्र ने, जो बाद में फिर चीफ जस्टिस बने, उन्होंने इसको रिवर्स किया। लेकिन रिवर्स करना तो एक बड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट था, लेकिन उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही है जिस पर आप लोग यकीनन गौर करें। और वो बात क्या कही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी लिखा है, जो भी उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का हुआ है, उससे प्रीसीड करने वाले फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले थे और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी रहेंगे। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज़ को सस्पेंड भी करेंगे, तब भी आप उन फंडामेंटल राइट्स को, जहाँ से उन्होंने डिराइव किया द राइट टू डिग्निटी, उन फंडामेंटल राइट्स को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक लेवल है जिस पर फंडामेंटल राइट्स एक बेसिक कॉम्पैक्ट और एक बेसिक अरेंजमेंट बिटवीन सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री है, जिसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और मेरा ये मानना है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर का जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, उस बैकग्राउंड के उल्लेख में वही पे फेडरल स्ट्रक्चर भी उसी तरह से उस कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट का हिस्सा है जो चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से भी पहले आता है, और इसकी एक फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इनकी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस उन लोगों के लिए हैं जो कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं, हमको 400 सीटें दीजिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे। पहली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, जो 13 जजेस की दी हुई है, उसको डिफाई करना होगा। और उसको भी अगर आप डिफाई करने की कोशिश करते हैं तो फिर 9 जजेस की जो फैसला है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन एक नई सतह पर, बिलो द कॉन्स्टिट्यूशन, अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज एन एग्जिस्टिंग कंसेप्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आप डिफाई नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे अभी कुछ वक्ताओं ने आपके सामने ये बात रखी है
कि बेसिक आइडिया जो है डाइवर्सिटी का आइडिया है। हमको सेलिब्रेट करना है इस मुल्क में, इस देश में, और कांग्रेस पार्टी ने इसको हमेशा हमेशा आगे रखकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी पॉलिसीज़ हमेशा बनाई हैं कि हम सेलिब्रेट करते हैं इन डाइवर्सिटी। कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो ये कहते हैं कि हमारी भाषा एक होनी चाहिए, हमारी भाषा एक होनी चाहिए, हमारी वेशभूषा एक होनी चाहिए, हमारा धर्म एक होना चाहिए, और धर्म के नाम अलग अलग हों तब भी धर्म हमारा एक सा हो जाए। हर चीज़ हमारी एक होनी चाहिए, यहाँ तक कि इलेक्शन भी एक होना चाहिए, और हम जो भी फैसले लें वो सब एक फैसले हों, यूनिटरी। जो रिजेक्ट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के ही लाइट में हमारी नेशनल एग्जिस्टेंस यूनिटरी है, वो डाइवर्स नहीं है। हम डाइवर्सिटी को प्रोक्लेम करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और उस डाइवर्सिटी का जो सही रिफ्लेक्शन है वो आपको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में मिलता है, जहाँ पर सब लोग एक साथ आकर अपने संविधान को स्वीकार करते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं। संविधान में हम इक्वालिटी, हम संविधान में लिबर्टी, और हम संविधान में डिग्निटी की बात करते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि संविधान में फ्रेटर्निटी की भी बात की गई है। फ्रेटर्निटी एक बहुत पावरफुल आइडिया है, संविधान में बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, रीजनिंग में बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फ्रेटर्निटी इज़ वेरी वेरी पावरफुल आइडिया। फ्रेटर्निटी का मतलब है कि हम में एक ख़ास किस्म की एकता है, हम में एक दूसरे के साथ एम्पैथी और सिंपैथी है, एक दूसरे के साथ हमें लगाव है। इक्वालिटी की हम बात करें तो हम अक्सर ये कह सकते हैं कि मुझे बराबर दीजिए, वो शेयर दीजिए जो दूसरे के पास है, इक्वालिटी की बात। फ्रीडम की बात कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हम पर कोई अंकुश ना लगाएं, डोंट कंट्रोल माय वॉइस एज यू डोंट कंट्रोल समबडी एल्सेस वॉइस। तो वो तब भी अस वर्सेस समबडी एल्स हो सकता है, मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी हो सकता है, अस वर्सेस देम हो सकता है, लेकिन फ्रेटर्निटी इज़ अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट जिसमें हम ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ मिलकर कुछ करना चाहते हैं, और वही सोल है, वही आत्मा है हिंदुस्तान के, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की। एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू सेलिब्रेट दैट सोल, थैंक यू फॉर कमिंग। और आप देखिए कि हम में से जो आपके सामने अपने विचार रख रहा है, तो उसमें कुछ विचार हम हिंदी में रखते हैं, कुछ विचार हम अंग्रेजी में रखते हैं। इससे बेटर फेडरलिज्म क्या होगी कि दो भाषाएं मिलकर यहाँ पर आपके सामने इस बात को रख रहे हैं। और यकीनन यहाँ वो लोग हैं जो और भाषाओं को इसमें जोड़ सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि शायद कुछ और भाषाएं भी इसमें जुड़ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।